नमस्कार बच्चों। आज हम जानते हैं बिंब विधान के बारे में। बिंब विधान आपके लिए एक सर्वथा नवीन और रोचक विषय है। अभी तक आपने कक्षा 10वीं में रस, छंद, अलंकार इत्यादि साहित्यिक सौंदर्य के रूप पढ़े होंगे। यह बिंब आपके लिए सर्वथा नवीन और रोचक विषय है। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है चित्र, छाया या आभास। हम प्रसंगानुसार या अपनी सुविधा या इच्छा अनुसार इसमें से किसी भी अर्थ का प्रयोग कर सकते हैं। बिंब का भारतीय काव्य शास्त्र में भी वर्णन मिलता है। शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत वह चित्र जो इंद्रियों को जागृत करता है, कविता के भाव को पाठक के हृदय तक पहुंचाता है, वह बिंब कहलाता है। कहा जाए तो यह बिंब की परिभाषा भी हो सकती है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। मैं एक बार पुनः बोलती हूँ। शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत वह चित्र जो इंद्रियों को जागृत करता है, कविता के भाव को पाठक के हृदय तक पहुंचाता है, वह बिंब होता है। आधुनिक काल और छायावाद की कविताओं में इसका विशेष प्रयोग हुआ है। बिंब को एक विशेष स्वीकृति मिली हुई है। चलिए अब हम जानते हैं इस बिंब की अवधारणा, इसके प्रकार और इसके विविध रूपों को। हम सब जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां ईश्वर की तरफ से वरदान स्वरूप मिली हुई हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे लिए विविध प्रकार के अनुभव या ज्ञान कराती हैं। हमें मिली हुई ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, जिनसे हम क्रमशः देखने का, सूंघने का, सुनने का, स्वाद लेने का और महसूस करने का कार्य करते हैं। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर बिंब की अवधारणा भी साहित्य में की गई है, जो शब्दों के रूप में हमारी इन इंद्रियों को जागृत करते हैं और उन भावों की अनुभूति कराते हैं जो साहित्यकार या कवि हमसे कहना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। तो चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इन बिंबों की कल्पना। सबसे पहले चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एक एक ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से किस तरह से बिंबों को जोड़ा गया है और उनका हम प्रयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रिय है आँख। इसे हम दृश्येंद्रिय कहते हैं। दृश्येंद्रिय, इससे जिस बिंब की अवधारणा इससे जुड़ी हुई है उसे कहते हैं दृश्य बिंब। कहीं कहीं पे इसका नाम आपको चाक्षुष बिंब भी मिल सकता है। चक्षु यानी आँख, उससे बना हुआ शब्द चाक्षुष, तो दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब। जब किसी वर्णन को पढ़कर या सुनकर आँखों के सामने उसका चित्र उभर आता है तो वहाँ दृश्य बिंब, हमारे दृश्येंद्रिय को जो बिंब जगाता है उसे हम दृश्य बिंब कहते हैं। जैसे नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीला आसमान, उसकी परछाई से नीला हुआ सुंदर समुद्र हमारे सामने एक ऐसा दृश्य उपस्थित करता है। या फिर ग्रामश्री कविता के विविध दृश्यों में वह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, या फिर मरकत डब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, हरी फसलों से भरी हुई गांव की धरती और ऊपर नीला आसमान, ये सब दृश्य बिंब के सुंदर उदाहरण हैं। इसी प्रकार अब आगे हम चलते हैं ध्वनि बिंब की तरफ या श्रव्य बिंब, जिसकी
कल्पना या जिसका जुड़ाव हमने कान से किया है। कान, जिसे हम श्रवणेंद्रिय कहते हैं। श्रवणेंद्रिय यानी जो सुनने का ज्ञान हमें कराए, श्रवणेंद्रिय। इसी प्रकार इसी से कल्पना जो की गई है श्रव्य बिंब की। श्रव्य बिंब या ध्वनि बिंब, ये दोनों नाम इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर ध्वनि का आभास मन मस्तिष्क तक पहुँचे तो वहाँ श्रव्य बिंब होता है। जैसे खूब झमझम कर बरस गई काली घटा, तेज बारिश की कल्पना। या फिर मानस का ये सुंदर चित्रण, कंकनी किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, सीता जी के आभूषणों से भरे हुए व्यक्तित्व का मनोहारी वर्णन। या फिर बादल राग की ओज और उत्साह से भरी हुई ये पंक्तियां, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। ये सब ध्वनि बिंब के सुंदर उदाहरण हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने अगले बिंब की तरफ, जिसे हम स्पर्श बिंब के नाम से जानते हैं। इस बिंब का संबंध हमारे स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा से जुड़ा हुआ है। त्वचा को हम स्पर्श इंद्रिय के नाम से जानते हैं। जहाँ किसी वर्णन को पढ़कर या सुनकर कोमलता, कठोरता, सेरन का आभास हो, वहाँ स्पर्श बिंब की कल्पना या भाव प्रकट होते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, कि खेतों में दूर दूर तक फैली हुई हरी भरी फसलें वैसे तो दृश्य बिंब को प्रकट करती हैं, पर मखमल सी कोमल हरियाली कहकर कवि ने उन्हें स्पर्श बिंब के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। इसी प्रकार खरगोश की नरमी, पेड़ों का खुरदुरापन, पत्थर की शीतल चिकनाहट, बहुत सारे स्पर्श बिंब के उदाहरण मिलते हैं। आप सबने कक्षा 7वीं में हेलन केलर का पाठ पढ़ा होगा, जो देख कर भी नहीं देखते, जिसमें इस प्रकार के बहुत सारे बिंबों का प्रयोग किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंब की तरफ, जिसका संबंध हमारे ज्ञानेंद्रिय नाक से है। नाक को घ्राणेंद्रिय के रूप में जाना जाता है। घ्राण शब्द संस्कृत में सूंघने के लिए प्रयोग करते हैं, इसी से ये शब्द बना है घ्राणेंद्रिय। और इससे जिस बिंब का संबंध हम जोड़ते हैं उसे घ्राण बिंब कहते हैं। घ्राण बिंब, जब किसी भी प्रकार के वर्णन से किसी सुगंध या दुर्गंध का आभास हो, हमारी घ्राणेंद्रिय जागृत हो उठे, तो वहाँ पे घ्राण बिंब होता है। जैसे सोंधी सोंधी महक मिट्टी की पहली पहली फुहार में शामिल, पहली बारिश के बाद गर्मी से तपती हुई धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, उनसे उठने वाली जो सुगंध है, ये पंक्तियाँ हमें उस सुगंध को जागृत कर देती हैं। या फिर उड़ती भीली तहलाक गंध फूली सरसों पीली पीली। पीली सरसों तो दृश्य बिंब है, परंतु उस सरसों से निकलने वाली तेल से भीनी हुई सुगंध घ्राण बिंब को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार बहुत सारे वर्णन ऐसे होते हैं जो हमें सुगंध या दुर्गंध के प्रति जागृति उत्पन्न करते हैं। ऐसे सभी स्थलों पर घ्राण बिंब होता है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम बिंब की तरफ, जिसका संबंध हमारी जीभ या जिह्वा से है। जिह्वा को हम स्वादेंद्रिय के नाम से जानते हैं। स्वादेंद्रिय, और इससे जो बिंब हमने बनाया है या जिस बिंब का संबंध हम जोड़ते हैं उसे हम स्वाद बिंब कहते हैं। स्वाद बिंब अर्थात साहित्य का कोई भी ऐसा वर्णन जिसमें
किसी भी प्रकार के खट्टे मीठे नमकीन कड़वे कसैले इत्यादि स्वाद का आभास हमारी जिह्वा से होते हुए मन मस्तिष्क को प्रभावित कर दे, वहाँ पर स्वाद बिंब होता है। जैसे सुनी जब दोस्तों से भोज की कहानी, बाकी के मुंह में आ गया पानी। किसी भोज का वर्णन और वहाँ के व्यंजनों के बारे में सुनकर मुंह में पानी आ जाना, किसी भी स्वाद की कल्पना न सिर्फ कर लेना बल्कि मन और मस्तिष्क तक का प्रभावित हो जाना स्वाद बिंब का उदाहरण है। बच्चों, मुझे लगता है कि ये बिंब का जो भाव या इसकी जो परिकल्पना है ये शायद आपको समझ में आ गई होगी। इन पांचों बिंबों को बच्चों, बिंबों के इस प्रकार के उदाहरण जब हमें साहित्य में, कविता में मिलते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जागृत हो उठती, हम उस चीज़ का साक्षात अनुभव करते हैं। यही इस बिंब का जादू है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। कभी कभी हमें बड़े अनूठे उदाहरण मिलते हैं, उसके बारे में एक चर्चा मैं करना चाहूँगी। आप सबने कक्षा 10वीं में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक पाठ पढ़ा होगा। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, याद कीजिए। उसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें एक जगह पे वो वर्णन करते हैं कि जब वो छोटे थे, बनारस की कचौरी गली में कचौरियाँ खाने के लिए जाया करते थे या उस रास्ते से गुजरते थे, तो वहाँ कचौरी कढ़ाई में पड़ती हुई गरम कचौरियों की छन छन में उन्हें संगीत सुनाई पड़ता था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वर्णन में हमें पांचों बिंबों का प्रयोग मिल जाता है। कैसे? कचौरियाँ, जो वैसे तो स्वाद बिंब का उदाहरण है, और गरम तेल में पड़ी हुई कचौरियों की छन छन जिनमें उस्ताद को संगीत सुनाई पड़ता था, वो श्रव्य बिंब का उदाहरण है। गोल गोल एक जैसी सुंदर कचौरियाँ दृश्य बिंब को प्रस्तुत करती हैं। उनकी गर्माहट स्पर्श बिंब और उनसे उठने वाली सुगंध हमारी घ्राणेंद्रिय को जागृत कर देती है। अर्थात इस एक ही वर्णन में पांचों बिंबों का प्रयोग मिलता है। अक्सर हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ एक ही पंक्ति में हमें दो दो तीन तीन बिंब मिलते हैं। ग्रामश्री कविता में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मुझे आशा है कि आज का यह पाठ आप सबको समझ में आया होगा और बिंब के प्रति अब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। बच्चों, आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं, विशेषकर कविता या फिर साहित्य में के किसी भी विधा में आपको ये मिल सकता है, कविताओं में बहुतायत से मिलते हैं, तो जब भी आप किसी कविता को पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, उसमें से इस प्रकार के उदाहरण जिनमें बिंब का संबंध हो या बिंब की परिकल्पना की हो, इन्हें स्वयं ही ढूंढने और पहचानने का प्रयास करें, तो ये बिंब विधान आपके लिए बड़ा आसान और रोचक हो जाएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी भी होती जाएगी। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले किसी पाठ के साथ मिलेंगे।